आज की क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं और जिसका शीर्षक है, आज के हमारे कवि हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर का इस लेक्चर में हम कवि के जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी संकलित रचना कृष्ण की चेतावनी, इस पर चर्चा करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय प्रस्तुत है। कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में आज तक स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता के पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के वे एक जाने माने कवि रहे हैं। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उनकी कविताओं में मिलती है। और उनकी इन दो जो है मनोभावों की का चरम उत्कर्ष हमको उनके दो महाकाव्यों में देखने को भी मिलता है, जैसे कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो लीजिए, अब चलते हैं हम उनके जीवन परिचय से अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। कवि दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। यानी कि उनके पिता का नाम रवि सिंह था और उनकी माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। फलस्वरूप दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ के कमजोर कंधों पर आ गया। आ पड़ा। दिनकर का बचपन और किशोरावस्था गांव में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के दूर दूर तक फैले वन प्रांत था। प्रकृति की सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस सा गया। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके एक निकटवर्ती बोरो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, उसमें उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास धीरे धीरे होने लगा। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो गया तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। सन 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। इनके पद और नौकरी के बारे में यदि बात करें तो BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर दिनकर जी ने कार्य किया। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि एक गलत आदमी को उन्होंने अपने तंत्र का अंग बना लिया है। और धीरे धीरे उनको अंग्रेजी सरकार की तरफ से चेतावनियां मिलने लगीं। 1947 में देश आज़ाद हुआ और वो बिहार के विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे।
सन 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया और वे दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। उनकी कृतियों की बात करें तो उनकी कविताओं की रचना सामाजिक और आर्थिक असमानता और सामाजिक शोषण के खिलाफ थी। प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना पहनाया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी महाकाव्य और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। उनकी रचना उर्वशी ज्ञानपीठ से सम्मानित है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। उनकी काव्य कृतियों की बात करें तो एक लंबी सूची हमारे सामने आती है, जिनमें यदि मैं पढ़ने लगूं तो बहुत लंबी सूची है। खैर, बारदोली विजय संदेश 1928 में, प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, धूप छां 1947 में, सामधेनी 1947 में, बापू 1947 में, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मज़ा 1951 में, रश्मि रथी 1952 में, दिल्ली 1954 में, नीम के पत्ते 1954 में, नील कुसुम 1955 में, सूरज का ब्याह भी 1955 में, चक्रवाल 1956 में, कविश्री 1957 में, सीपी और शंख भी, नए सुभाषित, ये तीनों रचनाएं 1957 में, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, कोयला और कवित्व 1964 में। इसके अलावा मृत्यु तिलक और दिनकर की सूक्तियाँ ये भी 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में, संचयिता दिनकर के गीत 1973 में, रश्मिलोक 1974 में, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974 में। इसके अलावा उनकी गद्य कृतियाँ भी बेशुमार हैं। मिट्टी की ओर 1946 में, चित्तौड़ का साका 1948 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 में, संस्कृति के 4 अध्याय और उजली आग 1956 में, देश विदेश 1957 में, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955 में, काव्य की भूमिका एवं पंत प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त 1958 में, वेणुवन भी 1958 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1969 में, वट पीपल 1961 में, लोकदेव नेहरू 1965 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, साहित्यमुखी 1968 में, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी भी 1968 में, हे राम भी 1968 में, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970 में, भारतीय एकता 1971 में, मेरी यात्राएं 1971 में, दिनकर की डायरी एवं चेतना की शिला तथा विवाह की मुसीबतें और आधुनिक बोध, ये सभी रचनाएं 1973 में। और यदि उनके सम्मान की बात करें तो दिनकर को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार
और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना, यानी PhD की उपाधि के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से भी सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया और 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी वे रहे। इतना ही नहीं, 30 सितंबर, इतना सब कुछ होने के उपरांत 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस तरह से दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। हिंदी काव्य छायावाद के इस उभरते सितारे के लिए यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छाए छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता के स्थान का विशिष्ट महत्व है। तो ये था आज के हमारे लेक्चर का कलेवर, जिसमें प्रमुख 4 बातों पर जोर दिया गया: उनके जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी संकलित रचना। तो कृष्ण की चेतावनी, उनकी संकलित रचना जो हमारे सिलेबस में ली गई है रश्मिरथी महाकाव्य से। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।